हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और लिपिड्स पे है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि जो तेली चीज़ें हम खाते हैं उसको बॉडी किस तरह से, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से उसको पचाती है या उसका डाइजेशन करती है, और उसके बाद डाइजेशन के बाद इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इस फैट डाइजेशन के, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और वो कौन से वेज हैं या रास्ते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी फैट के जो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। तो स्टूडेंट, जो भी फैट या तेली चीज़ें हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ के लिए उसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि फैट की वजह से ये हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कुशन की तरह का ये एक बेस ये देता है, और इसके अलावा ये जो हमारी सेल्स हैं उनको उनके ग्रोथ के लिए और उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्प करता है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा काम जो ये करता है वो है हमारी बॉडी को गर्म बनाए रखना। तो ये सब काम ये जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं ये करते हैं, जिसको कि हम अपने खाने के दौरान हम लेते हैं। तो जो हमारे जो डाइट में जो फैट हैं वो कुछ इतनी तरह के हो सकते हैं। जैसे जो फैट है जो हमारी डाइट में जो हम खाते हैं उसमें वो न्यूट्रल फैट्स हो सकते हैं। न्यूट्रल फैट्स में जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हम लेते हैं, इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और उसकी जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल की बनी होती है। इसी तरह से हम कुछ अमाउंट हम फॉस्फोलिपिड का भी खाते हैं। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी होते हैं हमारे फूड में, और ये दोनों ही जो हैं फैटी एसिड्स के बने होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रहता है जिसमें कि स्टीरॉल कंपाउंड होता है और इसमें किसी भी तरह का फैटी एसिड नहीं होता है, लेकिन जो इसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फैट की तरह होते हैं, और इस वजह से, और प्लस ये फैट से ही ओरिजिनेट हुए रहते हैं, तो इस वजह से डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको भी फैट मानते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैट्स हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी तरह का हम फूड अपने फूड में हम लेते हैं, जैसे प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो सबसे पहले इनके पाचन के लिए या इनके डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी को उसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए वो इसका सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करती है, और ये हाइड्रोलिसिस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट, जैसा कि आपको पता ही है कि तेल है, तो तेल को अगर पानी के साथ में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो पानी को अलग छोड़ देगा और तेल का बुलबुला ऊपर सतह पे अलग तैरने लगता है। यही होता है ना। तो हमारी बॉडी को देखो, इसको पानी के साथ में मिक्स करके तब ये आगे जाके स्प्लिट होकर के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी। ओके, जो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जिससे ये बने हुए हैं, जिन यूनिट से ये बने हुए हैं, उन यूनिट में इसको ब्रेक करने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस करना जरूरी होता है। तो अपने कंडेंस फॉर्म में जब ये फैट रहते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो इसमें एक बैकबोन ग्लिसरॉल का होता है, और ई के शेप में इसमें 3 फैटी एसिड्स इसमें जुड़े होते हैं। तो इन तीनों को इससे रिमूव करना है, और वो फैट को रिमूव करने के लिए या फैटी एसिड्स को रिमूव करने के लिए इसमें वाटर ऐड करना होता है। ओके, तो जब तक इसमें वाटर एडेड नहीं है तब ये अपने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, जिसको हम इसका कंडेंस फॉर्म कहते हैं फैट का। इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद में, हाइड्रोलिसिस यानी कि जब इसमें पानी ऐड हो जाएगा और प्लस एंजाइम की हेल्प से इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेशन के दौरान इनको स्प्लिट किया जाता है, जिसमें कि ये फाइनली अपने फैटी एसिड फॉर्म में और प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाते हैं, जिसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये इसका इस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है हम इसको अगली स्लाइड में देखेंगे, ताकि हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कंडेंस फॉर्म क्या है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से डाइजेशन के बाद इसके एंड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर सके।
तो स्टूडेंट, जब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का आपस में जब कंडेंसेशन होता है, यानी कि जब इनसे वाटर रिमूव होता है, ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 3 फैटी एसिड हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये तीनों फैटी एसिड जब इसके साथ में इनको जुड़ना होता है तो उस टाइम पे इनसे वाटर रिमूव होने के बाद ये अपने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आते हैं। ओके, अभी आप इसको मत देखिए, ठीक है। तो ये अपने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड वाटर रिमूव होने के बाद में अपने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आएंगे। ओके, जिसको कि हमने कंडेंसेशन ऑफ फैट बोला, ठीक है। तो तब ये अपना ये बनाएंगे। लेकिन जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो अब आप इसको हाइड्रोलिसिस होना है, यानी कि हमने जो फूड लिया उसमें ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको वापस इसकी जो ये यूनिट्स हैं इनमें इसको ब्रेक करना है। तो उसके लिए क्या होगा, इसमें अगेन वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के साथ ही इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस के साथ ही ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, जिसमें कि वापस इसमें वाटर ऐड करने के बाद ये अपने इन फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के फॉर्म में ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पाचन है, फैट का जो पाचन है, उसमें जो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फैट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इसको ब्रेक करना होता है, जिससे कि इसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, तो समझ में आया कि कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है। हाइड्रोलिसिस में हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, देखो इसमें, ठीक है। वाटर ऐड होने के बाद ये वाला चीज़ आप नहीं देखेंगे अभी। ओके, तो सीधे आप देखेंगे 3 इसमें फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल ये अलग होता है। अब इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है, देखो जो हमारे फूड है उसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड हैं, ये सारे पॉलीमर्स हैं, ठीक है। पॉलीमर्स हैं, ये कैटाबॉलिक पाथवे के दौरान इनके मोनोमर्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस को हम पूरा करते हैं हाइड्रोलिसिस प्लस एंजाइम्स की हेल्प से। उनकी प्रेजेंस की हेल्प से इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल में इनको ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से इनका आसानी से एब्जॉर्प्शन किया जा सके। तो इस तरह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इन फैट्स पे होती है। तो स्टूडेंट, ऐसा फूड जिसमें कि ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होता है, तो जब इस तरह का फूड हम अपने माउथ में लेते हैं तो हमारे जो दांतों की हेल्प से हम उसको चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें साथ ही हम उसमें अपना सलाइवा मिक्स कर रहे होते हैं और इसके साथ ही हमारी जो माउथ की लिंगुअल ग्लैंड्स हैं उससे एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। तो लिंगुअल लाइपेज जो है इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है उस फैट फूड के साथ में, और इसी के साथ में कुछ जो फॉस्फोलिपिड है वो भी हमने लिया होता है। तो फॉस्फोलिपिड एज ए इमल्सिफायर, यानी कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं फैट के उसको छोटा बनाने के लिए ये फॉस्फोलिपिड उसमें ऐड हो जाता है सलाइवा के साथ ही। और इस तरह का फूड जब हम चबा लेते हैं जिसमें कि लिंगुअल लाइपेज भी है, फॉस्फोलिपिड भी है, उसमें फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हैं, तो वो चबाने के बाद हम उसको निगल के जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में पहुंचने के बाद ये लिंगुअल लाइपेज की प्रेजेंस की वजह से जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये स्टमक सेल्स को ये स्टिमुलेट करने लग जाता है कि वो जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है इस फैट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम बनाए और उसको निकाले। और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और वो इस फूड के साथ में मिक्स हो जाता है, जिसे कि अब हम कहते हैं काइम, जिसमें कि बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो हैं फैट के होते हैं, यानी कि फैट के बड़े बबल्स अभी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज के साथ में मिलने की वजह से, इन एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से उन फैट फूड का जो है हाइड्रोलाइज होना वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसमें पानी का मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं वो मीडियम चेन या फिर शॉर्ट चेन में वो कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। इस वजह से लगभग 10 से भी कम प्रतिशत फैट का डाइजेशन ये माना गया है कि स्टमक में होता है। इसके बाद ये फूड जो है, ये काइम जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करना शुरू होता है।
तो स्टूडेंट, जो फैट का मैक्सिमम डाइजेशन है, या कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है फैट का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और मेनली उसके ड्यूडिनम में और उसके जेजुनम पोर्शन में ये डाइजेशन होता है। तो जब ये बिग फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो फैट के जो बड़े बड़े जो बुलबुले जैसे जो बने होते हैं, वो जिसके अंदर की ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो ये ड्यूडिनम में एंटर करते हैं स्टमक से। ओके, तो स्टमक से जब ये ड्यूडिनम वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो उसका सबसे ऊपरी पार्ट है, जो स्टमक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहीं पे ड्यूडिनम के साथ ही पैनक्रियाज प्लस आपके लीवर से होते हुए जो उसके बाइल, गॉल ब्लैडर वगैरह और उसके जो बाइल सिक्रीशन है, वो सभी इसी ड्यूडिनम में होते हैं। ओके, तो जब इस तरह का जो काइम जिसमें कि फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो स्टमक की एसिडिटी के साथ में जब ड्यूडिनम में एंटर करते हैं, तो स्टमक की एसिडिटी की वजह से जो ड्यूडिनम की जो लाइनिंग की, जो इनर लाइनिंग की जो मेम्ब्रेनल सेल्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, देखो जैसा कि इसका नाम ही है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, तो ये स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन आ रहा है ना इसमें। तो ये दो तरह के हार्मोन ये सिक्रीट करना शुरू करती हैं। पहला तो है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सीक्रेटिन। ओके, तो कोलेसिस्टोकाइनिन को ये स्टिमुलेट कर देती हैं, और ये जब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जब ये निकलना शुरू हो जाता है, तो ये सीधे ये पहुंचता है गॉल ब्लैडर के पास में, और गॉल ब्लैडर को ये स्टिमुलेट करता है कि वो स्क्वीज यानी कि वो निचोड़े अपने आप को, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बाइल जूसेस जो इकट्ठा हैं वो निकले, और बाइल डक्ट से होते हुए वो सीधे ड्यूडिनम में पहुंचे, उसका जो सिक्रीशन है बाइल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाइल सिक्रीशन है, ये फिर जो बड़े बड़े जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स जो हमारे पास में स्टमक से आए हुए थे ड्यूडिनम में, इनका इमल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। इमल्सिफिकेशन यानी कि उनको छोटे छोटे उनको फैट ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि उनका इमल्सिफिकेशन फिर शुरू होगा। तो देखो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। तो बाइल जो बना है, बाइल मेड अप ऑफ, अब बाइल किस किस से बना हुआ है, देखो वाटर होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लस इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन है जिसको हमने कहा सीक्रेटिन हार्मोन, ये सीसीके के साथ में मिलके, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन के साथ में मिलकर के ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने लगता है कि वो अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को निकाले। और इसके अलावा जो सीक्रेटिन है, ये पैनक्रियास से जो उसके बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है उसको सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने के लिए भी उसको बाइकार्बोनेट निकाले या उसको सिंथेसाइज करके वो ड्यूडिनम में उसको छोड़े, उसके लिए भी सीक्रेटिन हार्मोन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो स्टूडेंट जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये एज ए इमल्सीफायर को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर किसी बर्तन में तेल लगा होता है तो उसको साफ़ करने के लिए जैसे हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो डिटर्जेंट क्या करता है, उस ऑयल को अपने अंदर ले लेता है और जिसकी वजह से हम उसको आसानी से साफ़ कर लेते हैं ना, यानी कि वो उस ऑयल को अपने अंदर बांध लेता है जिसकी वजह से वो बर्तन साफ़ हो जाता है। तो आप ऐसे ही जो बाइल सॉल्ट्स हैं उसको आप समझ सकते हैं ये एज ए डिटर्जेंट ये फैट ग्लोब्यूल्स के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से जो बाइल सॉल्ट है वो बाहर से इसके लिए फैट ग्लोब्यूल्स के लिए कवरिंग का काम करता है, जिसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स बंधे हुए रहते हैं। ओके, यानी कि उसके कोटिंग का काम करता है ताकि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं इस कोट के अंदर वो रहे, और इसके अंदर रहने की वजह से जो पैनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम यानी कि पैनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है, इसमें आसानी से इसको तोड़ने में हेल्प करें, यानी कि उसके हाइड्रोलिसिस में उसको हेल्प करे ताकि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फैट कन्वर्ट हो सके। यहाँ पे आपको स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, पैनक्रियाज और ये ड्यूडिनम वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ड्यूडिनम मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो स्टमक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है वो है। तो स्टूडेंट जैसे ही वो काइम जिसमें कि अब गैस्ट्रिक जूसेस ऐड होने की वजह से उसका मीडियम एसिडिक हो गया होता है, तो जब वो उस तरह का फूड फैट के साथ में ये ड्यूडिनम में पहुंचता है तो
क्योंकि उसकी एसिडिटी उसमें प्रेजेंट रहती है स्टमक की, तो इस वजह से एसिडिटिक होने की वजह से ये ड्यूडिनम की वॉल की जो लाइनिंग वाली जो सेल्स हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, उनको स्टिमुलेट कर देता है, उनको प्रभावित करने लगता है कि वो अपने हार्मोन्स को निकाले, और वो उसके प्रभावित होने की वजह से, एसिडिटी की वजह से, जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ड्यूडिनम की, वो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करना या निकालना शुरू कर देती हैं। पहला तो है सीसीके, जिसको हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है बच्चों, ये सीधे जाता है ये गॉल ब्लैडर के पास में, वो गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने लगता है कि वो स्क्वीज हो, यानी कि वो निचोड़ें अपने आप को, जिसकी वजह से लीवर से बना हुआ जो बाइल इसमें इकट्ठा है, वो इसकी ओपनिंग देखो, ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ड्यूडिनम में, है ना। तो यहाँ पे आकर के वो बाइल आना शुरू हो जाए उस फैट फूड के साथ में मिक्स होने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये काम करता है, और बाइल में मैंने कहा था कि जो बाइल जूसेस हैं उसके अंदर वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इसका ये बना हुआ रहता है ना। तो ये क्या करता है, ये एज ए इमल्सीफायर का काम करता है, यानी कि जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटा करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, अब दूसरी ओर जो दूसरा हार्मोन इस एसिडिटी की वजह से ये जो सेल्स हैं ड्यूडिनम की वो सिक्रीट करती हैं, उस हार्मोन का नाम है सीक्रेटिन। तो सीक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, ये सीसीके के साथ में मिलकर के, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के साथ में मिलकर के पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को ड्यूडिनम में रिलीज करना शुरू करे। और साथ ही सीक्रेटिन सीक्रेटिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन पैनक्रियास से जो बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं निकलते हैं, उनको भी यहाँ पे सिक्रेट करने के लिए पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ताकि जो स्टमक से आई हुई जो एसिडिटी है उसको कन्वर्ट किया जा सके, उसके पीएच को चेंज किया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो एल्कलाइन हो जाए, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, इसके पीएच को, बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो उस यहाँ ड्यूडिनम के पीएच को वो बढ़ा देते हैं, ओके। जबकि जब यहाँ की एसिडिटी, जब स्टमक की एसिडिटी जब ड्यूडिनम में पहुंची तो उस वक्त जो पीएच था वो डाउन था, है ना, डाउन होने की वजह से एसिडिक था, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं एल्कलाइन में। चलिए अब इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, इन पैनक्रियाटिक जूसेस में बेसिकली ये कौन कौन से एंजाइम पैनक्रियास सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये जो फैट डाइजेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो पाती है। तो स्टूडेंट, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं इसमें 4 तरह के तो ये एंजाइम सिक्रेट करता है, इसके साथ ही ये बाइकार्बोनेट्स भी सिक्रेट करता है, ओके। तो जो सबसे पहला जो एंजाइम जो ये सिक्रेट करता है उसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेजेस, ओके। तो पैनक्रियाटिक लाइपेजेस की जो एक्टिविटी है, यानी कि ये जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ये कन्वर्ट करते हैं या उनको स्प्लिट करते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स फैट को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं, ओके। और इनका जो काम करने का तरीका है वो उसको बढ़ाने के लिए जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज को, ओके। तो जो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है इसके चारों ओर जो बाइल सॉल्ट्स हैं, क्योंकि बाइल में क्या है, पानी होता है ना, तो पानी की वजह से ही क्या करता है, जो फैट है उसके बाहर से एक ये लेयरिंग सी कर देता है पानी की, है। तो इसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है, जो बाइल सॉल्ट्स का जो एक हिस्सा इसका हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा फैट के साथ में रहता है और हाइड्रोफिलिक वाला जो हिस्सा है वो बाहर की ओर रहता है, जिसकी वजह से ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो इसके अंदर एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो जहाँ पे कि जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो फिर अपना काम करना उन फैट ग्लोब्यूल्स पे शुरू कर देता है, इसके लिए आसानी हो जाती है उनको स्प्लिट करने में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एंजाइम है वो है पैनक्रियाटिक कोलाइपेज। तो पैनक्रियाटिक कोलाइपेज भी जो है ये जो पैनक्रियाज है उससे ये सिक्रीट होता है, और ये प्रो कोलाइपेज के फॉर्म में ये सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से, जिसको कि बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है कोलाइपेज में, ओके। और ये जो कोलाइपेज में जो इसका कन्वर्जन है, इसके लिए भी एक एंजाइम है, उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में प्रो
कोलाइपेज को इसको कन्वर्ट किया जाता है कोलाइपेज एंजाइम में। ओके, और इसका काम क्या है, देखो ये क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है उसको एक तरह से पकड़ के रखता है उस पर्टिकुलर घेरे के अंदर, जिसमें कि बाइल सॉल्ट्स ने जो एक घेरा बनाया वहाँ पे उन फैट ग्लोब्यूल्स के साथ में ये कोलाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज को वहाँ पे बनाए रखता है, जिससे कि उन फैट ग्लोब्यूल्स के साथ में इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस आसानी से लाइपेज एंजाइम कर पाए, इस वजह से। ओके, अच्छा, और तीसरी तरह का जो एंजाइम है उसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज जो है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का ये हाइड्रोलिसिस में ये इसको हेल्प करता है, यानी कि उसको तोड़ने में हेल्प करता है। इसी तरह से फॉस्फोलाइपेज A2 है, ये फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोलिसिस में ये हेल्प करता है, ये भी पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस हैं जो पैनक्रियाज से निकलते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया ही कि ये जो स्टमक की एसिडिटी है उसको ये एल्कलाइन कर देते हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट को जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट है उसको एल्कलाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये वो कॉम्बिनेशन है जो पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उसके अंदर इतनी तरह का ये कॉम्बिनेशन के साथ में ये पैनक्रियाटिक जूस बना होता है, जिसकी वजह से जो फैट का डाइजेशन है वो आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो पाता है। तो स्टूडेंट, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो बाइल सॉल्ट की हेल्प से फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ये एक काफ़ी बड़ी एरिया ये उसको प्रोवाइड कर देते हैं लाइपेज एंजाइम को। इस वजह से जो ट्राइग्लिसरॉल्स हैं ये 2 फैटी एसिड और 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल में ये ब्रेकडाउन इसका हो जाता है। और बाइकार्बोनेट के लिए मैंने आपको बताया ही कि ये हाई pH ड्यूडेनम में बनाए रखता है। इसकी वजह से जो लाइपोलिसिस की जो प्रोसेस है इन सब की वजह से आसानी से ये वहाँ पे हो पाती है। और अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो ये रिएक्शंस हैं वो वहाँ पे होती हैं, यानी कि फैट के टूटने का किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। तो जैसे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम प्लस वाटर की प्रेजेंस। अब वाटर कहाँ से आया, ये जो गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन हुआ जो बाइल सॉल्ट्स हैं उसके साथ में पानी भी होता है ना, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज प्लस वाटर की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल्स में प्लस 2 फैटी एसिड्स में, यानी कि फैटी एसिड यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो पैनक्रियाटिक एस्टरेज प्लस वाटर की हेल्प से ये स्प्लिट हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स में। इसी तरह से फॉस्फेटिडिल कोलिन या फिर लेसिथिन भी हो सकता है इसमें, ये फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस प्लस वाटर की प्रेजेंस की वजह से स्प्लिट होकर के ये लेसिथिन बनाते हैं प्लस फैटी एसिड्स में ये टूट जाता है। फिर लाइसोलेसिथिन पे अगेन लाइसोफॉस्फोलाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसको ब्रेक करके इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरोफॉस्फोरिल कोलिन में प्लस फैटी एसिड्स में, ये इसको ब्रेक कर देता है। अगेन ग्लिसरोफॉस्फोरिल कोलिन जो है ये या तो क्या होती है, ये रीअब्जॉर्ब कर दी जाती है जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके थ्रू, या फिर ये आगे जाके डिग्रेड हो जाती है यानी कि ख़त्म कर दी जाती है, या फिर फीसेस के साथ में इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आपको डाइजेशन की अभी तक की जो प्रोसेस हमने पढ़ी उसके बारे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे जो हम फैट युक्त जो फूड हम लेते हैं उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो इस तरह का फूड जब हम अपने माउथ में रखते हैं, उसको चबाते हैं, सलाइवा के को उसमें मिक्स करते हैं, उसके मिक्सिंग के साथ ही जो हमारी लिंगुअल ग्लैंड्स है वहाँ से लिंगुअल लाइपेज निकलना शुरू होता है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी एंजाइम है। ये फॉस्फोलिपिड के साथ में मिल जाता है जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड एज ए इमल्सिफायर वहाँ पे काम करने के लिए इसके साथ में उस फूड के साथ में जुड़ जाता है। इसकी वजह से फैट के डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये इस तरह का जो मिक्सचर है ये स्टमक में पहुँचता है और स्टमक में पहुँचने के बाद वहाँ के जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है स्टमक से जो निकलता है उसके साथ में मिक्स होता है और मिक्स होने के साथ ही इसका इमल्सिफिकेशन यानी कि जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस उसमें शुरू हो जाती है और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में।
उसके बाद ये स्टमक सिक्रीशंस की एसिडिटी के साथ में जब ये ड्यूडिनम में पहुंचते हैं तो इसकी एसिडिटी की वजह से ये जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो ड्यूडिनम की हैं उनको, कि वो अपने हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करें, अपने सिक्रीशंस निकालें, जिसमें 2 तरह के हार्मोन बेसिकली सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकालते हैं प्लस सिक्रेटिन हार्मोन निकालते हैं। तो कोलेसिस्टोकाइनिन अकेले ये स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को कि वो अपना जो सिक्रीशन है वो उसको निकाले, बाइल सॉल्ट्स के फॉर्म में जो उसमें रहता है, उसके अंदर रहता है, उसको स्क्वीज़ करे, उसको निचोड़े। और ये जो बाइल सॉल्ट है ये बना होता है वाटर प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल सॉल्ट्स का। और दूसरी ओर जो सिक्रेटिन एंजाइम है ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को कि वो अपने बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस को निकाले, जिसकी वजह से जो ड्यूडिनम की जो एसिडिटी जो अभी बढ़ी हुई है स्टमक की एसिडिटी की वजह से, उसको ये एल्कलाइन कर सके, उसको ये बढ़ा सके। इस वजह से सिक्रेटिन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस निकालने के लिए। साथ ही ये कोलेसिस्टोकाइनिन के साथ में सिक्रेटिन मिल करके, आपस में मिल करके ये पैनक्रियास को उसके जूसेस निकालने को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट कर सके। तो इधर बाइल सॉल्ट जो है ये निकल करके ड्यूडिनम में पहुंचता है, कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से ये बाइल सॉल्ट निकलते हैं और ये इमल्सिफिकेशन शुरू कर देते हैं फैट ग्लोब्यूल्स का, जो स्टमक से पहुंचे होते हैं। जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन यानी कि उनको छोटा तोड़ने की जो प्रोसेस है उसके लिए ये काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम निकालना शुरू करते हैं, जो कि लाइपोलिसिस के लिए ये वर्क करता है, प्लस बाइकार्बोनेट आयंस भी इसमें सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं उसमें पैनक्रियाटिक जूसेस मिक्स हो चुके होते हैं, प्लस बाइल सॉल्ट्स जो कि इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस यानी कि उसको कवर अप करने का काम बाइल सॉल्ट करने लगता है उस फैट ग्लोब्यूल को। तो ये आपस में ये मिक्स हो जाते हैं उस फैट ड्रॉपलेट्स के साथ में। इसकी वजह से जो फैट ड्रॉपलेट्स है ये छोटे छोटे टुकड़ों में, ये टाइनी ड्रॉपलेट में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि फैट का डाइजेशन जो है ये शुरू हो जाता है। और ये डाइजेशन किस वजह से होता है, जो बाइल सॉल्ट हैं वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, प्लस जो उसके अंदर जो बाइल सॉल्ट है जो कि एक बाहर से एक कवरिंग उसको देते हैं, फैट के चारों ओर से कवरिंग का काम करते हैं, ताकि उसके अंदर जो पैनक्रियास से निकले हुए पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है प्लस कोलाइपेज एंजाइम है वो उसके अंदर उसको अच्छे से लाइपेज एंजाइम को काम करने में उसको हेल्प कर सके, जिसकी वजह से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में वो कन्वर्ट हो सके। तो फाइनली जो फैट डाइजेशन के जो मोनोमर्स हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, मोनो एसिल ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स ये होते हैं, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स चारों ओर से बाइल सॉल्ट से ये घिरे हुए रहते हैं। अब इस तरह का जो लास्ट में जो हमको इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलता है टाइनी ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर फैट होता है उसे हम कहते हैं मिसल्स। ओके यानी कि मिसल्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो फैट डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट जो बने होते हैं वो मिसल्स के अंदर होते हैं। यहाँ पर आपको मिक्स्ड मिसल का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसके बाहर से जो मैंने आपको कहा था छोटे छोटे बबल्स से बन जाते हैं बाइल सॉल्ट्स के, जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन होते हैं। तो देखो बाहर से जो लेयरिंग है वो बाइल सॉल्ट की होगी और इसका बाहर का जो आउटर लेयर है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, ये पानी है क्योंकि, तो इस वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि इनका जो अंदर का हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इनकी, यानी कि पानी को हेट करने वाले। ओके और इसके अंदर जो है ये लिपिड के जो एंड प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इसमें डाई एसिल ग्लिसरॉल होते हैं, इसमें ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स होते हैं, इसमें मोनो एसिल ग्लिसरॉल्स होते हैं इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा लाइसोफॉस्फोलिपिड होते हैं और साथ ही जो बाइल सॉल्ट है उसके बीच बीच में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर फाइनली फैट डाइजेशन के बाद मिक्स्ड मिसल का बन जाता है, जिसके अंदर फैट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। तो स्टूडेंट फाइनली फैट के डाइजेशन के बाद जो फाइनल एंड प्रोडक्ट जो बाइल सॉल्ट्स
के घेरे के अंदर रहते हैं उसमें होता है फ्री फैटी एसिड्स या FFA। इसके अलावा फ्री कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा मोनोमर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, उसे बोलते हैं 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल्स। इसके अलावा लाइसोफॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं। तो ये बाइल सॉल्ट से छोटे छोटे गिरे हुए बुलबुले के अंदर ये रहते हैं, जिसे कि अब हम कहते हैं मिसल्स, और इनका डायमीटर लगभग 40 नैनोमीटर इनका डायमीटर रहता है। अब ये मिसल्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से होते हुए उसके जेजुनम पार्ट की ओर, यानी कि उसके मिडल पार्ट की ओर ये जाना शुरू कर देती हैं, और वहाँ से जाते हुए ये उसकी जो एंटेरोसाइट जो उसकी लाइनिंग्स हैं, यानी कि जो सेल्स हैं ल्यूमन की, वहाँ से इनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो क्योंकि इसका जो बाहर का कवरिंग है वो बाइल सॉल्ट्स का बना होता है, तो बाइल सॉल्ट्स के अंदर आपने देखा कि फैट है, फैट ये अलग अलग तरह की फैट उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो क्या होता है कि जब ये वहाँ पे उसके एंटेरोसाइट की जो वॉल है वहाँ पर जब ये उसके साथ में जुड़ता है तो जो बाइल सॉल्ट है वो तो पीछे ही रह जाता है, और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो एंटेरोसाइट के अंदर एंटर कर जाता है। ओके, लेकिन जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये आगे जाकर के जो ल्यूमन का जो टर्मिनल है जिसे कि हम इलियम बोलते हैं, वहाँ पे पहुँच करके इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वहाँ से फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन में पहुँच करके सीधे लीवर में पहुँच जाते हैं, और लीवर में पहुँचने के बाद फिर इन बाइल सॉल्ट का अगेन से इनका रीयूज होता है डाइजेशन के लिए। सो फाइनली एंड प्रोडक्ट जो फैट डाइजेशन के बाद में जो बनते हैं उसमें मेनली जैसे ग्लिसरॉल है या फैटी एसिड्स हैं, ये डायरेक्टली एंटेरोसाइट सेल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती हैं, और वहाँ से फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए ये लीवर में पहुंच जाती हैं। और जबकि सिर्फ 40% कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ही इन एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं म्यूकोसा की, उसके थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्टूडेंट, जो फैट डाइजेशन के बाद जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो बचे, इनको भी एंटेरोसाइट्स की जो सेल्स हैं ल्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और को एंजाइम ए के साथ में मिलकर के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिल को एंजाइम ए में। ओके, और इसी के जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं फैटी एसिल को एंजाइम ए के, इनको फिर जो दूसरे जो फैट डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनके स्टेरिफिकेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब जैसे 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल है, 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनको डाई एसिल ग्लिसरॉल में इनको कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इनको ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में इनको कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल को एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस प्लस फैटी एसिल को एंजाइम ए के जो डेरिवेटिव है उसकी प्रेजेंस में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। इसी तरह से लाइसोफॉस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस प्लस फैटी एसिड को एंजाइम ए की प्रेजेंस में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोलिपिड में। इसी तरह से जो फैट सॉल्युबल एंजाइम्स हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये भी एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं ये इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये सारी प्रोसेस स्टूडेंट ये एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं उसके अंदर होती हैं। तो वहाँ पे फिर ये एंड प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हो कि 2 मोनो एसिल ग्लिसरॉल जो कि मोनोमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था बाहर, ये अंदर आने के बाद फिर ये डाई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, अगेन फिर ये अपने ट्राई एसिल ग्लिसरॉल फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। ओके, तो ये फाइनली जो ये एंड प्रोडक्ट बनते हैं ये फिर एक कवरिंग के अंदर ये स्टोर कर लिए जाते हैं, जिसकी जो कवरिंग है आउटर कवरिंग वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और उसके अंदर ये सब बंद रहते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, और ये जो काइलोमाइक्रोन जो ये बनता है इसके बाहर एपोप्रोटीन का ये बना हुआ रहता है। इसके अलावा जो एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं ये एपोप्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करती हैं, इनमें जैसे एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन C2 और इसके अलावा एपोप्रोटीन A1 ये
सिंथेसाइज करती हैं, जो फॉस्फोलिपिड की जो कवरिंग है उसके साथ में ये बाइंड होकर के एक उसका स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके अंदर फाइनली जो फैट डाइजेस्टेड जो एंड प्रोडक्ट्स हैं एंटेरोसाइट के अंदर भी जो जब डाइजेशन हुआ उसकी जो एंड प्रोडक्ट बने वो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में इसके अंदर बंधे रहते हैं। यहाँ पे आपको काइलोमाइक्रोन का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो फैट डाइजेस्ट होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट हैं वो इसके अंदर हैं। जैसे इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई, एन के फैट सॉल्युबल ये विटामिन्स हैं। इसके अलावा आप ये बाहर की कवरिंग आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड आउटर लेयर जो है ये इसकी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। इसी के साथ में आपको इसमें बीच बीच में एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन A और एपोप्रोटीन C2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो इसके कोर है इसके अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड्स इसके इंटीरियर में आपको दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि ये काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है तो इस वजह से ये डायरेक्टली जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें डायरेक्टली इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके जरिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए ये लैक्टियल्स के थ्रू ये एंटर करती हैं। और ये जो लैक्टियल्स हैं ये दरअसल लिम्फ कैपिलरीज हैं। तो लैक्टियल्स के थ्रू जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये फिर लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक वेसल्स की ओर ये इनका ट्रांसपोर्टेशन इनका कर दिया जाता है, जहाँ से फिर इनको लीवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा जो फैट टिश्यूज़ है वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन फैट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का, जो कि एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं इनको, वहाँ पे भी पहुँचा दी जाती हैं। इसके अलावा मसल टिश्यूज़ में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उसके अलावा जो बॉडी की जो दूसरी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे भी इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जहाँ पे कि इनको स्टोर किया जाता है या फिर इनका यूज़ किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो स्टूडेंट फाइनली इस तरह से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फ़ैट का। तो यहाँ पे आपको एक तरह से इस फिगर के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डाइटरी फ़ैट है, डाइटरी फ़ैट स्टमक में पहुँचा, स्टमक में फिर स्टमक की जो जूसेस हैं उसके सिक्रीशन के साथ में इनके जो बड़े चंक्स थे, बड़े ड्रॉपलेट्स थे, उनको कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ में जो एंजाइम्स हैं उसके साथ में ये ड्यूडिनम में पहुंचता है। ड्यूडिनम में आने के बाद यहाँ पे बाइल सिक्रीशन प्लस पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के साथ में इनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में इनको कन्वर्ट करके इनको फाइनली मिसल्स के फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। मिसल्स के बाहर की आउटर कवरिंग आपने देखी थी कि उसमें बाहर से बाइल सॉल्ट्स की कवरिंग है और अंदर उसमें जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन है वो रहता है। ये मिसल्स फिर जो एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं उसके थ्रू अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के दौरान जो बाहर की आउटर लेयरिंग जो कि बाइल सॉल्ट की बनी हुई है वो अंदर नहीं जाती है, सिर्फ जो फैट के जो एंड प्रोडक्ट हैं वो ही अंदर एंटेरोसाइट के अंदर पहुंचते हैं। और यहाँ पे फिर जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स थे उनको फिर से इनका डाइजेशन इसके अंदर होता है इन एंटेरोसाइट में प्रेजेंस एंजाइम की वजह से, उनको फिर स्मॉलर यूनिट में उनको कन्वर्ट करके काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में उसको जो लैक्टियल्स हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब करके फिर फाइनली उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू। और इसके अलावा जो पीछे जो बाइल सॉल्ट रह जाता है, बाइल सॉल्ट जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वहाँ से फिर इस पोर्टल सर्कुलेशन में पहुँच करके फाइनली लीवर में बाइल सॉल्ट इसको वापस इसको लीवर में पहुँचा दिया जाता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, जहाँ से कि फिर इसका रीयूज़ होता है अगेन डाइजेशन के लिए। सो स्टूडेंट जब मिसल्स के फॉर्म में इन एंड प्रोडक्ट्स का एंटेरोसाइट जब एब्जॉर्प्शन करती हैं तो उस दौरान इनका ट्रांसफ़र इन एंटेरोसाइट सेल के अंदर सिंपली डिफ्यूज़न के थ्रू इनका ट्रांसफ़र हो जाता है और जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं वो वापस जो 2 मोनो एसिल ग्लिसराइड्स थे वो अगेन डाई एसिल ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होके फिर ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आपने देखा था
कोलेस्ट्रॉल भी है, ये सारे और फॉस्फोलिपिड, ये सब मिल करके काइलोमाइक्रोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन स्ट्रक्चर के अंदर एपोप्रोटीन्स भी होते हैं और ये सारी प्रोसेस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हुए होती है। जब फाइनली जो ये काइलोमाइक्रॉन्स बन चुके होते हैं, क्योंकि इनका लार्ज साइज़ है तो इस वजह से ये ब्लड कैपिलरीज से ये एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते। इस तरह से लैक्टियल्स के थ्रू ये इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद ये फाइनली जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उसके थ्रू ये फाइनली बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।